अंटार्कटिका दुनिया का 5वां महाद्वीप जो कि यूरोप से 40% ज्यादा बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया का डबल है, जिसका एरिया 1,42,00,000 किलोमीटर में फैला हुआ और चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरा हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन की, फिर जियोग्राफी की और बहुत सारे फैक्ट्स और चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बस आप वीडियो में बने रहो। इंट्रोडक्शन की बात करें तो अंटार्कटिका 5th कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ दुनिया के सबसे ठंडे जगहों में से एक है। थोड़ा फील लाने के लिए बोलूं तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट, विंडेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। हम कह सकते हैं कि बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ एक वीरान रेगिस्तान है। 21 जुलाई 1983 रशियन वोस्टॉक स्टेशन के द्वारा, जो कि अंटार्कटिका में है, पहली बार ये पता लगाया गया कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अर्थ का सबसे लोवेस्ट एयर टेम्परेचर है। उसके बाद 2010 में सैटेलाइट के जरिए पता लगाया तो -94.7 डिग्री सेल्सियस था, जो अगेन अर्थ का लोवेस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड बना। अगर अंटार्कटिका का मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो है -80 डिग्री सेल्सियस, विच इज -112 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको लगता है अंटार्कटिका के नीचे पहले मिट्टी का लैंड होगा तब जाके बर्फ से ढका होगा ऊपर से, पर ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका पूरी तरह से यानी ऊपर से नीचे तक बर्फ से ढका हुआ है। और रॉक्स यानी पत्थरों की बात करें तो अंटार्कटिका में ना के बराबर है, और जो भी है वो आइस से पूरी तरह से कवर्ड है, यानी पत्थरों के ऊपर आइस चढ़ा हुआ है, जिन्हें आइस वॉल्स कहते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि अंटार्कटिका नीचे से कितना लंबा है, मतलब समंदर के नीचे वो कितना गड़ा हुआ है? तो वो है 1.9 किलोमीटर, मतलब 1.9 किलोमीटर तक अंटार्कटिका थिक है नीचे से। आपको ये चीज तो पता ही है, अंटार्कटिका के पास सैलिन वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है। फ्रेश वाटर 70% तक है अंटार्कटिका के पास, जो कि बर्फ के फॉर्म में है, और पूरी दुनिया का 90% तक का आइस अंटार्कटिका कंटेन करता है। ऐसे में अगर ये पिघलता है तो ग्लोबल सी लेवल 58 मीटर यानी 190 फीट तक बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसके जियोग्राफी। अंटार्कटिका का जो कोस्ट लाइन है, मतलब जो साइड साइड का एरिया है, वो 18,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और गर्मियों में कोस्टल रीजन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अंटार्कटिका दो भागों में बांटा गया, पहला ईस्ट अंटार्कटिका, दूसरा वेस्ट अंटार्कटिका। इनके बीच में आता है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, जो इन दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। मतलब ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन के एक साइड में वेस्ट अंटार्कटिक है और एक साइड में ईस्ट अंटार्कटिक है। इन दोनों हेमिस्फीयर में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं। रिसर्च के फील्ड में कुछ पॉपुलर प्लेसेस हैं। इनमें से कुछ की बात करें तो वेस्ट अंटार्कटिका के एल्सवर्थ माउंटेन रेंज में एक सबसे बड़ा माउंटेन है जिसका नेम है विंसन मैसिव, जो नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 16,050 फीट तक है और अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट पीक कहा जाता है। वहीं ईस्ट अंटार्कटिका में एक डोम एर्गस है जो 13,428 फीट में फैला हुआ है। ये एक माउंटेन नहीं है विंसन मैसिव के जैसा, यह एक आइस डोम है, मतलब एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला कर्व शेप में, जो कि एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब अपने आप बना है। डोम एर्गस का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और यह कई सेक्शन में भी डिवाइड है, जैसे डोम ए, डोम बी, डोम सी। और ऊंचा होने के कारण यह साइंटिस्टों के लिए की लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से स्काई भी साफ दिखता है, क्लाइमेट की भी स्टडी हो जाती है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च हो जाते हैं, और इतना ज्यादा लो टेम्परेचर है तो पिघलने का कोई चांस ही नहीं। डोम एर्गस साइंटिस्टों के बीच फेमस है, ज्यादातर लो टेम्परेचर और स्टार गेजिंग के लिए। स्टार गेजिंग मतलब अंतरिक्ष में तारा मंडल का आनंद लेना। अब बात करते हैं कि अंटार्कटिका हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। मतलब ऐसे ही अगर अंटार्कटिका वीरान पड़ा होता, कोई रिसर्च के लिए नहीं जाता, तो क्या होता? सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, क्लाइमेट रेगुलेशन। अंटार्कटिका में बर्फ का भंडार दुनिया के टेम्परेचर को कंट्रोल कर, जिससे क्या होता है कि दुनिया भर का जलवायु कंट्रोल में रहता है। नंबर दूसरा, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ की जीवन शैली मतलब जीव जंतुओं का रहन सहन हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा, इसलिए इनके ऊपर अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। नंबर तीसरा, साइंटिफिक रिसर्च। अंटार्कटिका साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट जगह है, जो हमें मौसमी परिवर्तन, संशोधन का उपयोग और साइंटिफिक ज्ञान के सुधार में मदद करता है। अब बात करते हैं कि अगर ये वीरान पड़ा होता, यहाँ कोई रिसर्च नहीं होता, तो क्या होता? पहला, क्लाइमेट चेंजेस का नुकसान। अंटार्कटिका क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए एक बेस्ट जगह है। अगर यहाँ रिसर्च नहीं होता तो मौसम का परिवर्तन और पृथ्वी के टेम्परेचर का परिवर्तन के बारे में हमें पता ही नहीं होता। दूसरा, फ्रेश वाटर का नुकसान। हमें ये पता है कि अंटार्कटिका का बर्फ 70% दुनिया का फ्रेश वाटर होल्ड करके रखा है, तो अगर हम रिसर्च ना करते तो हमारी जमीनी गलतियों के कारण हम उन्हें भी खो चुके होते। नंबर तीसरा, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान। अंटार्कटिका में कुछ बेहतरीन जीव पाए जाते हैं जो नेचर में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो अगर हम अध्ययन नहीं करते तो शायद उन्हें भी हम खो देते। नंबर चौथा, साइंटिफिक एडवांटेजेस का नुकसान। इतने कठिन वातावरण में हमारे साइंटिस्ट वहाँ पे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो अगर वहाँ अध्ययन नहीं होता तो हमारे साइंटिफिक ज्ञान में भी कमी आ जाती थी, उन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन का तो नुकसान ही होता था। वैसे अंटार्कटिका के ऊपर रिसर्च तो सदियों से चल रहा है, पर आज के समय में इसे कंट्रोल करने के लिए 1959 में आया अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, जिनमें 30 कंट्रियां शामिल हुई। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अंटार्कटिका में कोई मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं कर सकता, माइनिंग नहीं कर सकता, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, सभी इलीगल वर्क बंद है। रोक नहीं लगता तो न्यूक्लियर टेस्ट पे टेस्ट होता है अंटार्कटिका में, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च होता है जो हमें और सभी देशों को काम आ सके। अब इस ट्रीटी में 30 कंट्री है, तो 30 रिसर्च स्टेशन भी होंगे अंटार्कटिका में, पर हम भारत की रिसर्च
स्टेशनों की बात करेंगे। 1983 में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन खुला जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, फिर वो बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर से 1996 में खुला जिसका नाम था मैत्री। फिर अंटार्कटिका के लॉर्ड्समन हिल में 2010 में इंडिया का फिर से एक रिसर्च स्टेशन खोला गया जिसका नाम था भारती, जो अब तक चल रहा है। 1960 में अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रामचरण जी थे और गिरिराज सिरोही साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया जो कि था -95 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 14, अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। इसका काम है अंतरिक्ष की खोज। ये ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनोज का अध्ययन करता है। न्यूट्रिनोज का मतलब है एनर्जी का एक सब एटॉमिक पार्टिकल। अंतरिक्ष में जब एनर्जी के सब एटॉमिक पार्टिकल किसी इवेंट के दौरान बनते हैं जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तो ये पार्टिकल ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचते हैं। बाई चांस अगर ये पार्टिकल अंटार्कटिका के पास में है तो आइस न्यूट्रियॉन्स ऑब्जर्वेटरी इनको डिटेक्ट कर लेता है और फिर इनके ऊपर स्टडी चालू हो जाता है। नंबर 2, अंटार्कटिका में एक जगह है जिसका नाम है प्लेट्यू स्टेशन। यहाँ का हवा की गति सबसे ज्यादा है, 200 माइल्स यानी 322 किलोमीटर पर आवर। नंबर 3, अंटार्कटिका में भी काफी सारे हमारे हिमालय के जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, जिनमें से एक है एल्सवर्थ माउंटेन रेंज जो अंटार्कटिका के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और इस रेंज का हाईएस्ट पीक है विंसन मैसिव जो कि 1650 फीट तक ऊंचा है। नंबर 14, यह एक ऐसा जगह है जहाँ एक समय पर दिन और रात होता है, मतलब कभी 24 घंटे तक दिन रहेगा, कभी 24 घंटे तक रात रहेगा। गर्मियों के मौसम में अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में 1-1 महीने तक दिन रहता है और ठंडियों के मौसम में 1-1 महीने तक रात रहता है। ये सब होता है अर्थ के टिल्ट होने की वजह से। टिल्ट का मतलब जब अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमती है तो एक समय पर एक हेमिस्फीयर को ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है और एक हेमिस्फीयर को उसी समय कम रोशनी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करना बचा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।